मैं शैलेश वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले हैं बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्या है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना? तो सबसे पहले देखते हैं बाबू की संरचना का मतलब क्या होता है। संरचना का मतलब बाबू तंत्र, ढांचा, एक सिस्टम, बनावट को क्या बोलते हैं? संरचना बोलते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ना, जैसे अपना शरीर क्या है, एक संरचना है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 1 नाक है, किडनी, छोटी आँच, बड़ी आँच वगैरह क्या है, ये सब सारे शरीर के अंग है बाबू। इन सारे शरीर के अंग को मिला दिए तो क्या हो गया? शरीर का संरचना हो गया, शरीर का बनावट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे किसकी संरचना की बात की जा रही है? तो अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बाबू? किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया का मतलब ये बाबू, अपने आसपास अगल बगल देखो, सभी लोग एक जैसा काम करते हैं नहीं ना। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पोस्टमैन होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई लेबर में काम करते होंगे, कोई किसान होगा। सभी लोग क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं अपने जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए। तो ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। सभी लोग अपने समाज में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं अपने आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए। यही क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। तो बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या? तो जैसे शरीर का अंग मिलके शरीर का बनावट का निर्माण लेता है बाबू, संरचना का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से सभी आर्थिक क्रियाओं मिल करके क्या होता है? अर्थव्यवस्था का संरचना बन जाता है। अर्थव्यवस्था यानी कि देश में बहुत सारे लोग हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ दिए। जैसे शरीर के सभी अंगों को एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया? शरीर का संरचना हो गया। तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं को सभी को एक साथ जोड़ दिए तो यह क्या हो गया? अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है? और ये पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है बाबू कि आखिर क्यों अर्थव्यवस्था की संरचना को बांटा गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई होगी कि अर्थव्यवस्था की संरचना को डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है? क्या कारण रहा होगा? जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है बाबू जो किसी एक देश को चला रहा है। सारा का सारा जिम्मेदारी, निर्णय कौन लेगा? वह एक व्यक्ति लेगा। वह व्यक्ति को पूरा देश में कितना फसल उत्पादन हो रहा है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, कहाँ पे कारखाना, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनेगी, कितना फैक्ट्रियों से वस्तुओं का उत्पादन होगा, परिवहन सेवा कैसा है वह देश में, ये सारा का सारा निर्णय कौन लेगा? तो वह एक व्यक्ति लेगा। तो क्या वह व्यक्ति अच्छे तरीक़ा से निर्णय ले पाएगा? जितना भी देश में कार्य हो रहे हैं, क्रिया किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वह एक व्यक्ति सही ढंग से निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वह कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने कौन काम किया और कौन सा काम छोड़ दिया। काम किया भी रहेगा तो उसको याद नहीं आएगा। तो वह राष्ट्र क्या होगा? विकसित नहीं कर पाएगा, तेजी से आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, लोगों का विकास नहीं होगा। जैसे ही बाबू एक व्यक्ति का काम जो कर रहा है वह व्यक्ति देश चलाने का, 10 व्यक्ति को काम वह दे दिया जाए। जैसे कोई कृषि क्षेत्र देख लिया, कोई उद्योग क्षेत्र देख लिया, कोई देश में परिवहन कैसा है वह देख लिया, विदेशों से व्यापार कैसा करना है चौथा व्यक्ति देख लिया। तो अच्छे तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से काम होगा बाबू, सिस्टमेटिक तरीक़ा से हो जाएगा, जिससे क्या होगा? देश का बढ़ोतरी होगा। इसीलिए बच्चों अर्थव्यवस्था की संरचना को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। किस लिए? तो देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, कोई भी काम अच्छे ढंग से हो, खराब न हो, ताकि क्या हो? देश का विकास हो। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को क्यों बांटा गया है? देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, सही ढंग से काम होने के लिए देश में। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक लोग किसी देश में एक जैसा काम नहीं करते हैं, एक तरह का आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं। सभी लोगों का आर्थिक क्रिया क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में बांटना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि किसी भी देश का तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, तरक्की करे, विकसित करे, इसीलिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। चलिए उत्तर को देख लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं कि उत्तर में क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं
अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। आर्थिक क्रिया हमने अभी आपको समझाया, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि संपादित की जाती है। संपादित का मतलब पूरा की जाती है। अर्थव्यवस्था में बाबू अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। लोग अपने आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, परिवार को चलाने के लिए अलग अलग क्रिया करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। लोग कृषि करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बैंक में काम करते हैं, परिवहन में सेवा देते हैं, संचार में भी सेवा देते हैं बाबू। ये सब कार्य अर्थव्यवस्था में की जाती है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को बाबू अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए, विभाजित कर दिए, तो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोलने का मतलब पहला क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत बाबू कृषि और कृषि से संबंधित सारी क्रियाएं शामिल की गई है, पूरा किया जाता है। जैसे देखो, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, यानी कि भैंस गाय वगैरह को पालना, मछली पालन हो गया, खनन हो गया। खनन का मतलब बाबू जमीन से खोद करके किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को निकालना। कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जंगलों से लकड़ियों प्राप्त करना, जंगल से अगर पेड़ को काट के लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। आदि आर्थिक क्रियाएं आते हैं। ये सब सारे आर्थिक क्रियाएं कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए बाबू कि जब कोई नया वस्तुओं का निर्माण होगा, नया वस्तु का उत्पादन होगा, तो वह कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे इसके अंतर्गत मतलब इसमें द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, यानी कि उद्योग से किसी भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। खनिज व्यवसाय। खनिज का मतलब बाबू जमीन से खोद कर कीमती चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को निकालना है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और व्यवसाय का मतलब व्यापार करना, जैसे सोना चांदी पेट्रोलियम का व्यवसाय करना, व्यापार करना, कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, जैसे में घर का बनाना, कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं, गैस और बिजली का उत्पादन कौन सा क्षेत्र में आएगा बाबू? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे गैस का उत्पादन हो रहा है, बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, तो क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें किसी तृतीयक क्षेत्र में इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी चीज़ का सेवा दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में बाबू बैंक क्या करते हैं? हमारे द्वारा दिए गए पैसों को अपने यहाँ जमा करते हैं और समय पर हमें बाबू क्या करते हैं? लोन देते हैं। बीमा यही हो गया, बैंकिंग की तरह काम करता है। परिवहन भी हमें क्या करता है बाबू? सेवा देता है। किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण करके नहीं देता है। जैसे आप बस से एक जगह से दूसरे जगह गए, मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरे जगह गए, तो क्या बस हमें किसी वस्तु का उत्पादन करके दिया, निर्माण करके दिया? नहीं बाबू, हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया। तो क्या दिया? सेवा दिया, सुविधा दिया। संचार का मतलब बाबू हम अपनी बातों को किसी के जरिए क्या करना? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या हमें वस्तु निर्माण करके दे रहा है? नहीं। ये सब से हमें क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं, न्यूज़ हम सुनते हैं, दूसरे जगह के समाचार को हम अपने यहाँ सुन पाते हैं। किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, मोबाइल पर हम वीडियो देखते हैं। यह किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण करके नहीं दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है, सेवा दे रहा है, सुविधा दे रहा है। व्यापार भी बाबू क्या होता है? वस्तु का निर्माण करके नहीं देता है। आदि क्रियाएं शामिल है और बहुत सारी क्रियाएं काम इसमें शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में एक क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। और क्या बाबू? तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, मदद करता है उन्नति करने में। जैसे में आजकल क्या हो गया? सब डिजिटली हो गया, तो डिजिटली मोबाइल से जब इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट क्या है? तृतीय क्षेत्र में आता है। अनाज कितना रुपये बिक रहा है, उद्योगों में जो वस्तु उत्पादन हो रहा है वो कितना रुपया दाम है, आप किसके जरिए देख सकते हैं? इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं कि कितना दाम है। तो यह क्या कर रहा है
बाबू द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को मदद कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे बाबू वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।